रिलायंस भारतीय बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक है। तो जब रिलायंस बढ़ता है तो निफ्टी के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। ये मैं दैनिक चार्ट देख रहा हूं, दैनिक चार्ट देख के ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये लोअर हाइज और लोअर लोस बन रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जिसने काफी बढ़त देखी और दूसरा ऐसा स्टॉक जिसने काफी गिरावट देखी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज के दो स्टॉक्स, आज का टॉप गेनर और आज का टॉप लूजर। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। तो सबसे पहले आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं। तो आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो ठीक ठीक ही थी। करीब 1032 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और 1269 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 1:1.2 की रही। तो आज गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे और बढ़ने वाले स्टॉक्स कम थे, लेकिन आज तो निफ्टी ने कमाल ही कर दिया। और उसका कारण देख लेते हैं कि निफ्टी ने कमाल क्यों किया। तो आज का टॉप गेनर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने करीब 4% की बढ़त देखी। और आज का टॉप लूजर रहा अपोलो हॉस्पिटल्स, जिसने करीब 2.5% की गिरावट देखी। तो रिलायंस भारतीय बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक है, इसकी वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। तो जब रिलायंस बढ़ता है तो निफ्टी के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं। तो आज की निफ्टी की कैंडल तो बहुत ही अच्छी बनी है। निफ्टी ने आज 0.62% की बढ़त देखी है। और अगर कल और आज की कैंडल्स को देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी लग रहा है। अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की रेखा डाल देते हैं तो निफ्टी इस रेजिस्टेंस की रेखा के ऊपर तो चला गया था, परंतु बहुत ही खराब कैंडल्स बन रही थी, बहुत ही छोटी कैंडल्स बन रही थी और बाजार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो परंतु सोमवार के दिन निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस की कैंडल पे सपोर्ट लिया और उसके बाद 3 दिन से काफ़ी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं। तो अब तो लगता है कि निफ्टी काफ़ी ऊपर जाने वाला है। अब हम ये पुरानी रेखाएं हटा सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब इन रेखाओं का कोई औचित्य नहीं है। निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में ही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन पूरी हो गई है और निफ्टी का अप ट्रेंड अभी जारी है। तो चलिए ये वाली रेखा हटा देते हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या रहता है, परंतु अभी तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख रही है। तो चलिए आज के पहले स्टॉक को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी का विश्लेषण हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख पाएं कि हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर निफ्टी साइडवेज है या अप ट्रेंड में है तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना फायदेमंद रहता है, परंतु अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी जोखिम रहता है। तो इसलिए हम एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है कि नहीं है। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में या साइडवेज ट्रेंड में होता है तो हमको लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो चलिए आज का टॉप गेनर देख लेते हैं। तो आज का टॉप गेनर था रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए सबसे पहले रिलायंस का मासिक चार्ट देख लेते हैं। तो रिलायंस के मासिक चार्ट तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक लंबी कंसोलिडेशन थी जो करीब 7 साल तक रही और रिलायंस ने एक छोटी रेंज में ही ट्रेड किया। तो ऐसा ही होता है, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि एक स्टॉक जो रिलायंस जैसा बड़ा स्टॉक है वो भी एक ही रेंज में बहुत समय तक ट्रेड करता रहे। तो अगर आपने एक पोजीशन ली है तो आप उसका अच्छा विश्लेषण करें। अगर वो स्टॉक आपकी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आप दोबारा सा विश्लेषण करें उसका। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो बेहतर यही है कि आप उस स्टॉक से निकल जाएं और अपना पैसा कहीं और निवेश करें, क्योंकि अगर आपने पैसा यहाँ पे निवेश किया होता तो 7 साल तक अटक ही जाता। परंतु चलिए पुरानी बात नहीं करते हैं, तो देख लेते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है। तो वर्तमान में तो स्टॉक एक अच्छे अप ट्रेंड में लग रहा है। तो यहाँ पे बीच में थोड़ी सी कंसोलिडेशन जरूर थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है और स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में लग रहा है। चलिए साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ साप्ताहिक चार्ट में भी ये कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है और यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट आया है। तो जनवरी 2024 में ब्रेकआउट आया है। तो रिलायंस एक बड़ा स्टॉक है, ये बहुत तेज़ी से नहीं चलता है, परंतु ये एक सेफ स्टॉक है। अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं तो ये आपको लॉस में नहीं जाने देगा। तो लॉस में नहीं जाने देने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100% गारंटी है।
इसका मतलब ये है कि चांसेस यही रहेंगे कि आपको फ़ायदा ही हो। चलिए ये सारी पुरानी आकृतियाँ हटा देते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट में भी एक कंसोलिडेशन दिख रही है जो कि ब्रेकआउट के बाद आई, और आज की कैंडल देखने के बाद ये लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से भी ब्रेकआउट करेगा, परंतु अभी भाव बिल्कुल रेजिस्टेंस के निकट है। तो हम कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तो नहीं ले सकते हैं, परंतु इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। आप इसको देखते रह सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर आने वाले 2-3 दिन में अगर रिलायंस ब्रेकआउट कर जाता है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट रहेगा। तो चलिए इस आकृति को हटा देते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की रेखा बना देते हैं। तो अगर आप विश्लेषण करेंगे तो रिलायंस ने एक बारी यहाँ पे, फिर एक बारी यहाँ पे, फिर तीसरी बारी यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया और उसके बाद नीचे गिर गया, और पिछली बारी तो धड़ाम से नीचे गिरा क्योंकि वो इलेक्शन का रिजल्ट का दिन था। तो चलिए अब आज के दिन कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो गिरा नहीं है। हो सकता है कि आने वाले एक समय में, तो अगले 1-2 दिनों में रिलायंस ऊपर चला जाए, हो सकता है कि वो नीचे आ जाए, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाए तो रिलायंस स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन जाएगा। चलिए आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ये विश्लेषण सिर्फ लर्निंग पर्पसेस के लिए करते हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं। मेरी इन स्टॉक्स में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। तो आप अपना विश्लेषण खुद करिए। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टारगेट डिसाइड करिए, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए, उसके बाद ही आप इसमें कोई पोजीशन बनाइए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने एक पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया है। वो कोर्स फ्री में इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप उस कोर्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, एंट्री कैसे करी जाती है, एग्जिट कैसे करी जाती है, स्विंग ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या रहता है, फायदा कैसे देखा जाता है, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया जाता है, टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है। आप उस कोर्स में सब कुछ देख सकते हैं। तो ये एक लंबा कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके धीरे धीरे उस कोर्स को देख सकते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं और आगे जाने से पहले 4 सप्ताह पहले के 2 स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले हमने 2 स्टॉक्स का विश्लेषण किया था, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और HDFC लाइफ। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज उस दिन का टॉप गेनर था। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 4 सप्ताह पहले हमने क्या बात करी थी। तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट दे देगा। तो पिछले सप्ताह हिंडाल्को ने एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो हिंडाल्को में ये एक बड़ा अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन रहा है और मेरे को लगता है कि हिंडाल्को अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। अगर आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का पूर्ण विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो 4 सप्ताह पहले हमारा विश्लेषण था कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया है और ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। चलिए जल्दी से साप्ताहिक चार्ट पे भी चलते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट को देखते हुए हमने ये रेखा बनाई हुई थी, ये पुरानी रेजिस्टेंस लाइन है। चलिए दैनिक चार्ट पे वापस चलते हैं। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, परंतु पिछले 4 सप्ताह में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने कुछ खास नहीं किया है। तो ब्रेकआउट के बाद वो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने भारी गिरावट देखी, जैसे कि अन्य सभी स्टॉक्स ने देखी। करीब 7% की गिरावट देखी, लेकिन उसके अगले दिन ही पूरी रिकवरी हो गई। तो हम इन 2 कैंडल्स को इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ बाकी की मूव को ही देखते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुझे अभी भी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका भाव 4 सप्ताह पुराने वाले लेवल पर ही चल रहा है। तो इस पर पोजिशनल ट्रेडिंग तो अभी भी करी जा सकती है, परंतु स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझको ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये स्टॉक सीधा ही ऊपर निकल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सी गिरावट हो, ये यहाँ पे पुरानी सपोर्ट लाइन को टच करे और फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, परंतु स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी कोई सिग्नल नहीं है। तो चलिए 4 सप्ताह पहले का दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले HDFC लाइफ ने भारी गिरावट देखी थी और वो उस दिन का टॉप लूज़र था। तो यहाँ पे हमारी पुरानी आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले
देख लेते हैं कि हमने 4 सप्ताह पहले क्या बात करी थी। तो अगर आप साप्ताहिक चार्ट को देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट की रेखा बनी हुई है। तो आज स्टॉक करीब करीब 561 रुपये पे बंद हुआ। तो यहाँ पे तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जाएगा, इस सपोर्ट लाइन तक आएगा और उसके बाद हो सकता है कि ऊपर जाए, परंतु वो जब इस सपोर्ट लाइन पर आएगा तभी पता लगेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे आने के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे कोई पोजीशन ले सकते हैं। तो हमारा विश्लेषण ये था कि हो सकता है कि HDFC लाइफ इस सपोर्ट लाइन तक आए, यहाँ से बाउंस ले, फिर ऊपर जाए, परंतु HDFC लाइफ पूरी तरह से सपोर्ट लाइन के पास नहीं आया। इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन भाव सपोर्ट लाइन के काफ़ी निकट आया, परंतु उसके बाद वो ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। चलिए सबसे पहले साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं और ये पूरी आकृतियों को देख लेते हैं। तो ये पुरानी सपोर्ट लाइन है जहाँ से HDFC लाइफ ने एक बाउंस लिया है। तो ये पुरानी आकृतियाँ सारी हटा देते हैं और ये सपोर्ट लाइन दोबारा बना देते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं। तो दैनिक चार्ट पे हमको यहाँ पे एक ड्यूअल डिप ग्लाइड पैटर्न दिख रहा है जिसकी नेकलाइन यहाँ पर है। तो 13 जून को HDFC लाइफ ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर गया और इसके बाद काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो HDFC लाइफ ने थोड़ा सा रिट्रेस किया और पुल बैक किया और वापस इस नेकलाइन के पास आया और कल एक काफ़ी अच्छी कैंडल बनी, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने नेकलाइन के ऊपर एक बाउंस दिया है। तो यहाँ पे ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट बन जाता है। तो मेरे अनुमान से आगे आने वाले समय में ये ऊपर जाएगा। चलिए इस रेखा को हटा देते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। मेरे अनुमान से इसको अगली रेजिस्टेंस तक जाना चाहिए। तो अगली रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना लाभ हो सकता है। अगर कोई कल यहाँ पे इसमें पोजीशन बना लेता है तो उसको करीब करीब 9% का लाभ हो सकता है, परंतु इस स्टॉक में एक छोटा स्विंग ट्रेड ही किया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी ट्रेंड पता नहीं लग रहा है। अगर हम मासिक चार्ट पे जाएं तो ट्रेंड अभी पता नहीं लग रहा है। चलिए इसको हटा देते हैं। तो अगर आप मासिक चार्ट को देखें तो लग रहा है कि ट्रेंड अभी साइडवेज है। तो हो सकता है साइडवेज हो सकता है ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया हो, तो अभी हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। तो एक छोटा स्विंग ट्रेड तो लिया जा सकता है, थोड़ा सा जोखिम लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे चलते हैं और आज के दूसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट है। ये मैं दैनिक चार्ट देख रहा हूँ। दैनिक चार्ट देख के ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हम मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट में अगर हम देखें तो ये लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। ये एक हाई था, उसके बाद ये एक हाई बना और उसके बाद ये एक हाई बना। और अगर हम लोज को भी देखें तो यहाँ पे एक लो बना, फिर एक लो थोड़ा सा ऊपर था तो इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक लो बना। तो ये ट्रेंड तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये सारी आकृतियाँ डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि ये ड्यूअल डिप ग्लाइड पैटर्न बन रहा है, परंतु ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। चलिए सबसे पहले हम मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं, तभी आगे इसका विश्लेषण करते हैं। तो मासिक चार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मासिक चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में भी छोटा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चलिए ये वाली रेखा डिलीट कर देते हैं और साप्ताहिक चार्ट पे वर्तमान में अप ट्रेंड की रेखा को बना देते हैं। तो ये तो ठीक लग रहा है। चलिए अब दैनिक चार्ट पे वापस चलते हैं और ये एरोज़ को डिलीट कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट की रेखा बना सकते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की रेखा बना सकते हैं। तो अगर भाव सपोर्ट के पास आ जाए और यहाँ पे हमको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाए तो हम रेजिस्टेंस तक जाने के लिए एक अच्छा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, परंतु अभी भाव कहीं बीच में है तो हम एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तो नहीं ले सकते। अगर आप इसमें शॉर्ट करना चाहें तो ये शॉर्ट करने के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो आज स्टॉक करीब करीब 2.5% गिरा है। वैसे तो मैं शॉर्ट करने की राय कभी भी नहीं देता, लेकिन ये सीखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो आप इसको शॉर्ट तो मत करिएगा, लेकिन आप इसको मॉनिटर करिए, अपने रडार पे रखिए और आगे आने वाले 2-3 दिन 4-5 दिन देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में
ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा और इस सपोर्ट के पास आएगा और यहाँ से फिर एक बाउंस लेगा। हो सकता है बाउंस ना ले, परंतु इस सपोर्ट तक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, परंतु आप इसको मॉनिटर करिए और इससे सीखिए कि अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी होती तो कैसे लेते। चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले बुधवार को फिर मिलेंगे एक टॉप गेनर और एक टॉप लूजर के साथ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दबाइए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।